आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। पहले लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बन जाएं ये काफ़ी होता था, मगर बदलते वक्त ने औरत को इस दायरे से बाहर निकाला। आज औरत ज़मीं से लेकर आसमां तक अपना परचम लहरा रही है। कोई मिसाइल वुमन है तो कोई सुपर बाइकर, कोई बुलेट ट्रेन दौड़ा रहा है, यानी हर जगह लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर से जिन्होंने अपने फील्ड में एक मुकाम हासिल करा है। आप हैं नूरिया। नूरिया, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। नूरिया, सबसे पहले बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आ गई, कैसे आपको ख्याल आया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग करूं? जी असल में मैं हमेशा से बिज़नेस करना चाहती थी अपनी, और मैंने अपनी दादी को बचपन से देखा कि वो कैसे ऐसे माहौल में लखनऊ में रह के कैसे वो बिज़नेस कर रही थी। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब मैं जब वो बिज़नेस कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड थी और आपकी उनमें इंस्पिरेशन आपकी दादी थी? जी बिल्कुल। और वो उनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी और वो कैसे सब कुछ घर भी संभाल रही हैं और बिज़नेस भी संभाल रही हैं, तो मुझे सब देख के हमेशा से बचपन से बहुत अच्छा लगता था। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं कुछ भी लाइफ में करूँ ना करूँ, बिज़नेस ज़रूर करूँगी। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग को कभी भी एज अ प्रोफेशन नहीं लिया था। मुझे वो एज अ हॉबी लगता था कि ठीक है, मतलब पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का इतना कुछ था नहीं, लोगों को पता भी नहीं होता था कि इंटीरियर डिज़ाइनर कौन होते हैं, क्या करते हैं। आजकल तो हर चीज़ मोबाइल में आपको मिल जाती है, लेकिन पहले हम साइबर कैफ़े जाके सर्च करें कि इंटीरियर डिज़ाइनर होते क्या हैं, क्या उनका मकसद होता है। तो मतलब मेरे लिए वो फिल्मी सी चीज़ थी कि मतलब ठीक है, वो हॉबी है तो बस ठीक है, चलेगा। उसके बाद मैंने नॉर्मली अपनी पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद मैंने क्लास 10th के बाद मैंने आर्ट्स ली, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मैंने सोचा आर्ट सेफ साइड है, वही ले लेती हूँ और आर्ट्स ली। उसके बाद मेरे अच्छे मार्क्स आए 12th में और मेरा एडमिशन ड्यू में हो गया BSc इन होम साइंस में। बट मुझे लगा कि 1 साल तो मैंने जैसे तैसे खींच लिया वो। फिर मुझे लगा मैं करना क्या चाहती हूँ आखिर लाइफ में, मतलब मैं कोई गोल नहीं है। जी मैं मतलब क्या करूँगी। तो फिर मैंने एक पॉलिटेक्निक करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एडमिशन लिया कि यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स होता है। जब मैंने वो ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि वो डिप्लोमा कोर्स है, मतलब उसमें डिग्री नहीं होती। डिग्री नहीं है, लेकिन और आपको मेरी डिग्री चाहिए थी। जी क्योंकि मुझे ग्रेजुएट भी होना था साथ साथ। तो बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे उसी टाइम पे पता चला कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने डिग्री लॉन्च करी है इसमें, BSc इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। तो मैं बहुत खुश हुई और फिर मैंने वो भी 1 हफ्ते में बल्कि छोड़ दिया और फिर मैं यहाँ आ गई पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैं वहाँ ज्वाइन किया, मैं फर्स्ट डे जब मैं गई, मैंने वहाँ जो टीचर थी उनको बोला कि देखिए मुझे एक सीधी लाइन भी खींचनी नहीं आती है बिना स्केल के, मतलब मेरी आर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि जैसे लोग स्केचेस बनाते हैं अच्छे अच्छे सब करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप आओ, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास हर तरीके के बच्चे आते हैं। तो फिर मुझे इत्मीनान था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। उसके बाद जब मैंने वो ज्वाइन कर लिया तो मैंने देखा मेरे जो क्लासमेट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो इतनी खूबसूरत ड्राइंग्स बना रही हैं। उनके 3D व्यूज़ आप देखोगे तो मतलब जैसे पेंटिंग्स हो कोई, और मेरी ड्राइंग्स आप देखोगे तो कहीं कलर फैल रहा है। आपने पहले ही बता दिया था कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है। जी, कि कहीं पे इंक गिर रही है, कहीं कूड़ा शीट पे पड़ा है। मतलब मेरे को कभी भी वो टाइडीनेस और इतना सजा के वैसे ड्राइंग बनाने की आदत नहीं थी। मुझे दिल में डर रहता था कि पता नहीं क्या होगा मेरा फ्यूचर। और मेरी टीचर्स भी बोलती थी कि बेटा मैनुअल भी आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अब मुझे ये बात गलत लगती है, क्योंकि अगर आपको इमेजिनेशन पावर है आपके पास और क्रिएटिविटी है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है उसके लिए आपको एक स्केच बनाना या एक आर्टिस्ट ही होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आजकल कंप्यूटर के दौर में आप सॉफ्टवेयर्स पे हर चीज़ कर सकते हैं दुनिया की। सेकेंड ईयर में पता चला कि MSc भी आ गई है इंटीरियर में। तो हालांकि मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी, क्या करना, बट मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं बेटा आप करो, ज़रूरी है, डिग्री जितनी हो उतना ही अच्छा होता है। तो फिर मैंने खैर वो सोचा कि ठीक है, मेरी भी कॉलेज लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, कर लेते हैं। तब कोई ऐसा गोल वोल तो था नहीं कि करना क्या है लाइफ में, पता भी नहीं था सही से। फिर जब मैंने MSc ज्वाइन कर ली, उसके बाद फिर मेरी जॉब लग गई फाइनल ईयर में,
और मेरी जॉब काफ़ी रिनोन्ड इंटीरियर डिज़ाइनर हैं उनके पास लगी। तो लेकिन जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया मैं खुश थी कि चलो ठीक है अच्छी सी एक जॉब मिल गई है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ कि उनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो बैंक के मिल रहे हैं। अब उसमें क्या है कि पूरे एक टाइल हैं वो सारे बदल दो, सीलिंग की लाइट है एक जैसी वो सारी एक जैसी, मतलब कुछ अलग नहीं हो पा रहा करने के लिए नहीं। तो मुझे था कि मुझे सिर्फ लाइफ में पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे कुछ टेढ़ी मेढ़ी आड़ी चीज़ें बनानी है जो कि अच्छी भी लगे लोगों को, और मतलब मेरा कुछ क्रिएटिव और कुछ टैलेंट निकले बाहर। तो फिर मैंने वो छोड़ दी। और उसी टाइम पे इत्तेफाक से मुझे मेरे एक फैमिली फ्रेंड है हम लोग के, उन्हीं ने कहा कि बेटा आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हो मैंने सुना है, तो आप मेरा किचन का लेआउट बना दो। तो मैंने उनके किचन का एक लेआउट उनको बना के दे दिया। उनको वो लेआउट इतना अच्छा लगा, उन्हीं ने मुझसे कहा कि अब मैं अपना पूरा घर का लेआउट जो है वो करवाऊंगी आपसे। तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर मैंने उनको लेआउट दिया। उन्होंने कहा आप एग्जीक्यूट भी आप ही करो, सब कुछ खुद करो। मतलब पहली उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे सब कुछ खुद करने को उन्होंने दिया। तो वो मेरे लिए एक लाइफ टर्निंग पॉइंट था। और वहीं से ही मुझे लगा कि मैं जॉब तो कभी नहीं कर सकती, मैं बिज़नेस में ही रहूँगी हमेशा। और उसी के बाद मुझे एक के बाद एक काम उसी के थ्रू मिलते गए। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो मेल डोमिनेटेड है। एज ए विमेन कई सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें फेस करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि लड़कियों के लिए मुश्किल होगा या मतलब लड़कियां ये नहीं कर पाएंगी, बट मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी ऐसा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती। और इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो मतलब लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब मैंने करी मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि आप ये काम करने जा रहे हो बट आपको ये नहीं पता कि इसमें कितनी मुश्किलें आएंगी, सिर्फ लड़के ही होते हैं इस फील्ड में काम करने के लिए और आप एक अकेले पड़ जाओगे वहाँ पे। तो मुझे बहुत लोगों ने बोला, बट मुझे अपने आप पे भरोसा था और मुझे पता था कि मैं काम से ही मुझे पहचान मिलेगी, ना लड़के से ना लड़की से, काम से पहचान मिलेगी। और यही हुआ कि फिर मैंने अपने काम पे ध्यान दिया, अपनी डिज़ाइनिंग पे ध्यान दिया, तो कभी ये चीज़ मेरे लिए मैटर ही नहीं करी। नूरिया, इसमें प्लम्बर होते हैं, पेंटर्स होते हैं, कारपेंटर होते हैं, इनसे अपना काम निकलवाना, काम करवाना मुश्किल होता है या इजी होता है? शुरू में हो सकता है कुछ लोग मेरे से झिझकते हो कि अरे लड़की है इसको क्या नॉलेज होगी, या उनके दिमाग में ऐसी सोच है लड़कियों के लिए, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी में है कि लोग सोचते हैं लड़कियों को आता नहीं। बट जब मैं उनसे फिर 2 मिनट बात करती हूँ तो उनको लगता है कि नहीं ये तो इसको काफ़ी नॉलेज है, और फिर वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर मैं उनसे इतना फ्री हो जाती हूँ क्योंकि वो कारीगर हैं। आप कारीगरों से जितना सीख सकते हो आप लाइफ में किसी से नहीं सीख सकते हो। मतलब आप बुक्स भी जितनी भी पढ़ लो, आपको बुक से भी उतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी कि आपको एक कारीगर से 2 मिनट बात करने में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मुझे ऐसी कभी भी कोई परेशानी नहीं आई, और हमेशा लोग मेरा ख्याल ही करते हैं। मेरे क्लाइंट्स भी आज तक मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सब लोग, हर एक मेरे को अच्छे से बिहेव करता है मेरे साथ। और कभी ऐसे किसी ने मतलब मुझसे बुरा सलूक या बदतमीज़ी या कुछ भी ऐसे करने की कोशिश नहीं की। नूरिया, आपने कई सारे होटल्स भी इंटीरियर किए हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे आपसे कि कहाँ कहाँ आपने किए हैं और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपके लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। नूरिया, ये बताइए कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में शॉपिंग भी बहुत करनी पड़ती है, तो आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी मार्केट अच्छी है जहाँ पर आप जो भी चाहती हैं वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी? जी बिल्कुल, शॉपिंग तो मेन चीज़ है इंटीरियर में, और इसीलिए मुझे हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है कि क्या क्या मार्केट में सामान आ रहा है, क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे क्लाइंट को बाद में परेशानी हो। तो मैं उनको पहले ही मतलब मुझे पूरी खबर रखनी पड़ती है मार्केट में आज क्या नया आया, कल क्या नया है, तो उसके हिसाब से मुझे सारा उनके, ताकि मेरे क्लाइंट का जो बजट हो मैं उसको फ़ौरन ही बता सकूँ कि क्या सामान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। हालांकि मैं ज़्यादातर एग्जीबिशंस में जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एग्जीबिशंस में जाने से मुझे ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे मुझे सीधे होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं, उनसे डायरेक्ट डील कर सकती हूँ, और उनसे मुझे ज़्यादा डिज़ाइंस मिलते हैं जो मार्केट में 10 साल बाद आने वाली है चीज़, वो बहुत पहले ही मुझे पता चल जाएगी, पहले मिल जाती है। जी, पहले पता चल जाता है कि ये आने वाला है या ये है, तो मैं उसी से फिर उसी हिसाब से अपने डिज़ाइन में वो चीज़ इस्तेमाल करती हूँ पहले 3D में, फिर उनको क्लाइंट को वही चीज़ दिखाती हूँ ताकि वही चीज़ बने असलियत में भी, जो चीज़ मैंने उनको दिखाई है वही चीज़ बने। वरना आमतौर से डिज़ाइनर क्या करते हैं, वो बनाते कुछ और हैं, फिर वो एंड में उनको कुछ और दिखाते हैं, तो वो फ़ायदा नहीं उसका कोई। इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे क्लाइंट्स मुझसे खुश रहें, और यही मेरा वो है। और शॉपिंग के लिए भी यही है
कि जब अभी भी मैं जाती हूँ तो मैं अभी भी मैं दूसरी जगहों से, हर जगह से मैं इंस्पिरेशन तो लेती रहती हूँ। तो मैं अपने लिए कपड़े कम और बाहर दुकान में क्या किया हुआ है या रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हूँ तो उन्हीं ने क्या किया, चाहे वो बुराई हो चाहे अच्छाई हो कुछ भी, बट उसी चीज़ में अभी भी इंटरेस्ट रहता है मेरा। जब भी किसी का आप घर डिज़ाइन कर रही होती हैं तो क्या ख्याल रखती हैं, किन बातों का ख्याल रखती हैं? जी, घर डिज़ाइन करते टाइम मुझे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, उसका टेस्ट, सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट्स के साथ क्या होता है, उनकी पूरी फैमिली का जैसे बैकग्राउंड मुझे देखना पड़ता है कि उनका एरिया, उसी हिसाब से ही हम डिज़ाइन करते हैं कि डाइनिंग टेबल कितनी बड़ी चाहिए, कितने रूम में कैसा पेंट होना है, कितने बच्चे हैं, किस बच्चे को मॉडर्न पसंद है, किसी बच्चे को ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम उसका बजट, कि क्लाइंट का बजट क्या है, क्योंकि जो वो मुझे बजट बताएगा मैं उसी हिसाब से उसकी चीज़ें लगाऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उसका घर बना दिया बहुत ही महंगा वाला और बेचारे का बजट निकला थोड़ा सा, तो मैं एकदम उसका वो करके बैलेंस करके चलना पड़ता है मुझे। तो बजट और उसका टेस्ट और रिक्वायरमेंट ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को, और फिर उस जगह की लोकेशन कि वो कहाँ है। अब जैसे अगर वो दिल्ली में, तो मुझे हर मौसम का ख्याल करना पड़ेगा कि गर्मी भी यहाँ ज़्यादा पड़ती है, सर्दी भी यहाँ ज़्यादा पड़ती है, तो मटेरियल उसी हिसाब से हमारा लगे। लेकिन जैसे कि कश्मीर है, वहाँ पे हमारी सर्दी ज़्यादा होती है, कोल्ड सिटी है, तो जैसे गुलमर्ग है, अब वहाँ पे हमने स्नो में होटल बनाया, तो वहाँ पे हमें बहुत मुश्किलें भी आई और हमें उसी हिसाब से मटेरियल चूज़ करने पड़े कि कैसे साइट पे जो उसका ड्यूरेबल रहे, मतलब वो कौन से मटेरियल वहाँ पे टिकेंगे, ये सब देखना पड़ता है। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं वो क्या पसंद करते हैं? इंडियन कल्चर ज़्यादा पसंद करते हैं या वेस्टर्न ज़्यादा पसंद करते हैं? जी, मेरे पास हर तरीके के क्लाइंट्स हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन कर दिए, कुछ बोलते हैं वेस्टर्न, कुछ बोलते हैं आपको जो सही लगे वो कर दिए। और मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न बोलते हैं क्लाइंट्स, वो ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम हैं तो इंडियन ही सोच के, और इंडियन ही हैं। तो वेस्टर्न में क्या होता है कि सब चीज़ें मिनिमल होती हैं हमारी। अब स्लीक सा टीवी यूनिट है, छोटी सी कैबिनेट्स हैं किचन में, बट हम लोग के साथ क्या है, कढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी इंडियन उसमें होती हैं, बड़े बड़े सब बर्तन होते हैं, तो वो रखने के लिए हमें उसी हिसाब से जगह चाहिए होती है। आप वेस्टर्न को कॉपी तो कर लेंगे, बट वो चीज़ें फिर आप कैसे फिट करेंगे, हो पाएंगी। और जैसे गेस्ट है, हमारे यहाँ गेस्ट एक के साथ एक तो आएगा नहीं, एक के साथ 10 लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो उनका जैसे बिस्तर है, वो बेड में रखने की जगह चाहिए या कहीं एक्स्ट्रा में स्टोरेज चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब बहुत ही सिंपल और नॉर्मल, मतलब मिनिमल होती हैं, बहुत ही स्ट्रेट लाइन और बहुत ही छोटी छोटी। तो अगर आप उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए राज़ी हैं तब तो ठीक है कि हाँ आप उसी हिसाब से कर लिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे स्टोरेज भी चाहिए और मुझे वेस्टर्न भी चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस तरीके से हो नहीं सकता है। मतलब इंडियन और वेस्टर्न को थोड़ा मैच करने में हमें उसी तौर तरीके पे चलना पड़ता है। नूरिया, आपकी फैमिली का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है? मेरी फैमिली में जो मेरी दादी, जैसे मैंने आपको बताया, वो बिजनेस में थी, और मेरे दादा भी, तो वो लोग हैंडीक्राफ्ट्स का उनका मेन था, तो वो लोग डॉल्स डिज़ाइन करते थे। और उन्हीं ने यहाँ पे जो झांकियाँ बनती थी हमारी परेड में, उसमें भी उन्हीं ने काफ़ी डिज़ाइनिंग करी है। उनकी थोड़ी अलग तरीके की डिज़ाइनिंग थी, बट हाँ ये थे कि वो लोग काफ़ी क्रिएटिव उस लेवल के थे। तो क्या आपके काम में उसकी झलक आती है? जी, शायद थोड़ी बहुत कह सकते हैं, थोड़ी तो कहीं ना कहीं से तो मैंने सीखा ही है। तो मैंने उन्हीं लोगों से ही, मैं कहूँगी वही मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्हीं लोगों से ही मैंने सीखा है और उन्हीं से ही मैं इंस्पायर्ड हूँ। एक होता है इंटीरियर डिज़ाइनर और एक होता है इंटीरियर डेकोरेटर, तो दोनों में फ़र्क क्या है? जी, काफ़ी फ़र्क है। इंटीरियर डेकोरेटर कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकती हैं, कोई भी बन सकता है, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन में क्या होता है, कोई भी घर है उसको सजा दिया नॉर्मली। किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है? नहीं, डिग्री की भी नहीं, और कोई मतलब आपको कारीगरी की भी ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपने कहीं भी अपना घर, एक हाउसवाइफ एक डेकोरेटर भी कहलाएगी, क्योंकि वो अपना घर जिस तरीके से सजा रही है वो डेकोरेटर ही हुई। लेकिन डिज़ाइनिंग में क्या है, आप लेआउट भी घर का चेंज करते हैं। आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी वॉल कहाँ से आप तोड़ सकते हैं, कहाँ आप नई खिड़की बना सकते हैं, कहाँ पे आप क्या प्लेस कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं। इन सब की नॉलेज होना एक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक फ़र्क यही है डिज़ाइनर और डेकोरेटर में। बट आम लोग डिज़ाइनर और डेकोरेटर एक ही समझते हैं, जो कि है नहीं। और डेकोरेटर एक दुकान भी हो सकती है, जैसे कि इंटीरियर डेकोरेटर की कोई दुकान है, वो जो इंसान बेच रहा है तो वो भी डेकोरेटर ही हुआ। जो वो सामान बेचा है वो डिज़ाइनर नहीं बोलेंगे उसको, क्योंकि वो खुद डिज़ाइन करके नहीं बेच रहा है, वो इम्पोर्ट करके कहीं से बेच रहा है। हाँ, अगर उसका कोई डिज़ाइनिंग फैक्ट्री है कहीं पे, तो वो एक फर्नीचर डिज़ाइनर या जो भी एक्सेसरी डिज़ाइनर हुआ। जब कोई काम करता है तो उसके काम में उसकी झलक दिखती है।
भले ही उसने किसी को ना बताए कि ये काम मैंने किया है, तो पहचानने वाले, जानने वाले लोग जब काम देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये काम उनका है। तो क्या आपके काम में कुछ इस तरह की झलक है, कुछ ऐसे कलर्स हैं, कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जिन्हें देख के लोग पहचानते हैं कि ये नूरिया का काम है? जी, अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे क्लाइंट्स इस चीज़ से पहचानते हैं कि नहीं, बट हाँ, हम लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं, मेरी साइट पे मैं ध्यान रखती हूँ कि हमेशा हमारी साइट पे एक पेड़ ज़रूर होता है। कहीं भी हम अपनी साइट पे एक पेड़ को ज़रूर यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। क्योंकि हमने जब मेरी जो पहली साइट थी जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे मैंने एक पेड़ यूज़ किया था, तो मुझे लगा कि वो एक तरीके से लक, वैसे लक तो नहीं कहेंगे बट मुझे अच्छा लगा। लेकिन कोशिश करती है कि कोई प्लांट हो, कोई पेड़, मतलब नहीं प्लांट नहीं, जैसे कि ट्री कोई आपका MDF का भी ट्री हो सकता है, मतलब वो मेटल का ट्री भी हो सकता है, वो ट्री शेप की एक दीवार भी हो सकती है, कुछ भी ट्री का फॉर्म हम रखते हैं। बस ये एक थोड़ा सा टच दिया हुआ है कि थोड़ी हमारी पहचान बने, इसलिए। और जो वेस्टर्न ट्रेंड्स हैं, आप उन्हें कितना फॉलो करती हैं? जी, मैं बिल्कुल फॉलो करती हूँ वेस्टर्न ट्रेंड्स को, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनको कॉपी करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे अच्छा करूँ, कुछ बेहतर करूँ, ताकि वो लोग हमसे इंस्पायर हों और वो लोग हमें कॉपी कर सकें। मेरा ये मानना है कि मतलब उनको हमसे कुछ सीखना चाहिए, और मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी इतनी आगे इंशाल्लाह बढ़े कि वो लोगों को, बाहर मार्केट में लोगों को हमारे बारे में पता चले। किन किन होटल्स की डिज़ाइनिंग अब तक की है और कहाँ कहाँ की है? पहले हम रेसिडेंसेस में करती थी, लेकिन फिर बाद में जब मैं किसी के थ्रू गुलमर्ग गई पहले, तो उन्हीं ने मुझे बोला कि आपको वहाँ पे एक होटल करना है। होटल की कुछ नॉलेज भी नहीं थी तब, उस टाइम पे पता भी नहीं था कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जैसे हर चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसको भी एक्सेप्ट किया कि चलो देखते हैं है क्या। जब मैं वहाँ गई तो वही मेरे क्लाइंट जो थे उनसे मेरी बात हुई, वो बहुत इम्प्रेस हुए मेरा पहले का काम वाम देख के, और उन्होंने कहा नहीं ये तो आपको ही करना है बस। उसके बाद यही वो होता रहा, जैसे रेसिडेंसेस में मेरे साथ हुआ, एक काम से दूसरा काम मिलता है। फिर उस होटल के और जो दूसरे होटलियर्स आए, उन्हीं ने कहा कि अरे ये आपने किससे बनवाया, मुझे भी बनवाना है, तो मेरी वहीं से चेंज जो है वो चलती चली गई। तो कश्मीर में ज़्यादा आपका काम है? जी बिल्कुल। और कश्मीर के अलावा? कश्मीर में है मेरा काम, और वैसे मैंने काम इंडिया में काफ़ी जगह किया है, बट मेनली कश्मीर में ही है। नूरिया, और भी जानेंगे आपके अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन फ़िलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। नूरिया, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, हम कुछ और बनाना चाहते हैं, कुछ और बन जाता है, कई बार नहीं भी बन पाता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ सोचा हो और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया हो, या उसके लिए कारीगर ना मिला हो? जी, ऐसी मुश्किलें बहुत आती हैं, क्योंकि साइट पे हम डिज़ाइन बना तो लेते हैं बट वो बन नहीं पाता। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं कि पहले तो मुझसे 2-3 गलतियां हुई कि ठीक है कारीगर नहीं मिल पाए, लेकिन अब मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो मेरे कारीगर बना सकें। और अगर जैसे कश्मीर में काम चल रहा है, अगर वो चीज़ कश्मीर में नहीं बन सकती तो फिर वो दिल्ली से बनवाई जाती है। अगर वो कश्मीरी कारीगर ही कर सकते हैं, जैसे कार्विंग का काम है, वो दिल्ली के कारीगर नहीं कर पाएंगे, वो कश्मीरी ही कारीगर कर सकते हैं, तो फिर हम वो कश्मीर से काम करवाते हैं। शुरू में ही मैं सोच लेती हूँ कि मुझे क्या डिज़ाइन करना है, तो उसी हिसाब से ही, ताकि क्लाइंट को आगे जाके कोई परेशानी ना। ऑब्वियसली अगर मैंने उसको कोई डिज़ाइन दिखाया है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करा पाएगा खुद से, मुझे को कराना है एग्जीक्यूट। तो मैं वही चीज़ ध्यान में रख के चलती हूँ कि अगर मैंने ये चीज़ उनको दिखाई है कि 3D व्यू में आपका ये घर ऐसा लग रहा है, आपका होटल ऐसा लग रहा है, तो क्या इसमें जो मैंने ये चीज़ ऑब्जेक्ट लगाया है ये असलियत में एग्जीक्यूट हो पाएगा। पहले मैं पता करती हूँ कि अगर वो मेटल में बनना है तो मैं मेटल वाले से बात करूँगी कि कैसे बनना है, क्या होना है, उसको साइजेस बताऊंगी, समझाऊंगी, क्योंकि सिर्फ फ़ोटो दिखाने से भी वो नहीं बना सकते। उनको मुझे एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, कितने mm की शीट यूज़ करनी है, कितनी थिकनेस होनी चाहिए, कितनी उसकी लेंथ होगी, पूरे डायमेंशंस मुझे उसको एक एक चीज़ समझा के बता के सब दिखाना पड़ता है, तब जाके वो बना पाते हैं। और फिर अगर वो पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं हो सकती, वैसे हमारे कारीगर ज़्यादातर बहुत अच्छे होते हैं और वो लोग सभी काम कर लेते हैं, अगर उनको ध्यान से उनको एक गाइडेंस मिले कि क्या करना है। तो डिज़ाइनिंग का फील्ड ऐसा है कि ख़ुद को अपडेट रखना पड़ता है, तो आप कैसे ख़ुद को अपडेट रखती हैं? देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि लोग मुझसे ज़्यादा अपडेट्स लें, ना कि मैं किसी से अपडेट लूँ, और मैं जो चेंजेस करूँ लोग उससे इंस्पायर हों। लोगों को चेंजेस के बारे में मुझसे पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना मेरा तो यही मानना है कि लोग मुझसे ही हमेशा सीखें कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने क्या नई नई चीज़ें करी हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई नॉलेज वॉलेज चाहिए होती है तो फिर तो आजकल दुनिया में हर चीज़ है आज की डेट में। आप किसी भी चीज़ पे, टीवी हो, इंटरनेट हो, फ़ोन हो, हर जगह आपको मिल जाएगा। कोई भी मटेरियल का आप सर्च करो, सब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और एग्जीबिशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे लिए वो बेस्ट चीज़ है।
क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें आपको सारे कॉन्ट्रैक्टर्स एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे, सारे मैन्युफैक्चरर्स, सारे रिटेलर्स, जो भी सब मिल जाएंगे और उनसे आप डील कर सकते हैं, आपको क्या मिलना है। और बल्क में चाहिए होता है मुझे ज़्यादातर चीज़ें, तो मुझे और आसानी रहती है। जो डेकोरेटर है उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है, तो अगर कोई इस तरह से डेकोरेटर है और वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के फील्ड में जाना चाहता है, तो क्या वो किसी फर्म से जुड़ सकता है? जी बिल्कुल जुड़ सकता है। कई बार डिग्री मायने नहीं भी रखती है। जैसे कि अभी तक मेरे को कहीं काम अपना दिखाया है मैंने हर जगह, किसी ने मुझसे डिग्री नहीं मांगी है। हाँ, लेकिन अगर मैं जॉब के लिए जाऊँगी तो लोग मुझसे सबसे पहले डिग्री मांगेंगे या कुछ भी मेरा बैकग्राउंड मांगेंगे, एक्सपीरियंस मांगेंगे। लेकिन अगर मैं बिज़नेस खुद की करूँगी या कोई मेरे साथ इंटर्नशिप करेगा तो मैं उससे ये नहीं बोलूँगी आपकी डिग्री कहाँ है, मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपने काम क्या किया, आप मुझे अपना काम दिखाइए। तो मैं उसका काम देख के ही इंस्पायर होंगी और उसको रखूँगी कि उसका काम मुझे अच्छा लगेगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। अगर और उसके बाद डिग्री है बट उसे काम नहीं आता तो फिर वो डिग्री किस काम की। लड़कियाँ अलग अलग काम कर रही हैं, तरह तरह के काम कर रही हैं, अपना नाम बना रही हैं, एक पहचान बना रही हैं। लेकिन अगर हम अभी भी बात करें तो मुस्लिम कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जो लड़कियों को वो काम करने नहीं देती जो वो करना चाहती हैं, तो आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगी? मैं भी एक मुस्लिम फैमिली से ही हूँ और जब मैं मेरा काम शुरू हुआ था तो मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा हर चीज़ में। और जब मुझे शहर से बाहर जाने की बात आई, जब तक दिल्ली में काम चल रहा था तब तक तो ठीक था, जब शहर से बाहर जाने की बात आई तो मुझे बोला सबने कि तुम्हारे घर वाले जाने देंगे क्या, या तो मुझे भी दिल में था कि हाँ अब मैं पूछूं कैसे, मम्मी पापा से हिम्मत कैसे करूं। वैसे तो हर चीज़ वो लोग अलाउ कर देते हैं, बट अब ये बात थोड़ी मेरे लिए भी बड़ी थी क्योंकि मैं कभी गई नहीं थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं पूछूं, फिर मैंने हिम्मत करके पापा मम्मी से पूछा अपने, तो उन्हीं ने कहा कि नहीं बेटा, अगर काम है आपका तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए, और हमें आप पे भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई मिला कि जिन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया। और मैं दूसरे माँ बाप से भी और लोगों से जो ये देख रहे हैं शो, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि लोगों को अपने बेटी को अपने बढ़ावा देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी उन्हें आगे भी हिम्मत मिलेगी। और मैं चाहती हूँ कि दूसरों को भी ऐसा ही सपोर्ट मिले, ऐसा ही इंसान सबको मिले। आगे आपने क्या प्लान किया है, क्या और अचीव करना है आपको? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फर्म को बहुत 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 आगे लेके जाऊँ, कि मतलब हर एक उसका नाम जाने, ब्रांड बने एक प्रॉपर। जैसे कि अभी लोग उसके बारे में इतना नहीं जानते, जो इस फील्ड में वो लोग जानते हैं, बट आम लोग जाने, जैसे कि आम लोग दूसरी ब्रांड्स के बारे में जानते हैं, कॉमन ब्रांड्स के बारे में। ऐसे मैं चाहती हूँ मेरी कंपनी भी इतनी ऊंची जाए और पूरी वर्ल्ड वाइड मशहूर हो। तो ये थी नूरिया शम्सी। इन्होंने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी है। हमारी दुआएं हैं इनके साथ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए ETV उर्दू।